हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 6 में आपका चैप्टर जो आप पढ़ रहे थे वो था फूड, भोजन जो हमें कैसे प्राप्त होता है, हमको कहाँ से मिलता है हमारा भोजन। तो स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलेंगे और उसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और जानेंगे कि भोजन जो है वो हमें कहाँ से मिलता है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो आपके एनिमल प्रोडक्ट्स कहलाते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो प्लांट प्रोडक्ट्स कहलाते हैं, और भोजन हमें जो मिलता है उसमें हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड। बच्चों चैप्टर का नाम है आपका फूड एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी कि भोजन आपका और भोजन आपका कहाँ से आता है उसके बारे में आपको जानना है। तो फूड आइटम्स, अगर हम बात करें रोटी की और चपाती की, दाल की बात करें, तो इसमें क्या चीजें यूज होती हैं जिसके द्वारा ये आपकी खाद्य सामग्री बनके तैयार हो जाती है। रोटी बनाने के लिए आपको आटा चाहिए होता है और पानी चाहिए होता है। आटा और पानी को जब हम एक साथ गूंथ करके तैयार करते हैं, उसके बाद बेल करके चकला बेलन में गोल गोल रोटी बनती है और उसको आग पे सेक करके चपाती तैयार हो जाती है। इसी तरह से यदि हम दाल की बात करें तो दाल को बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है, कौन कौन से संघटकों की आवश्यकता होती है, वो आपको जानना है। तो जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं बच्चों वो क्या कहलाते हैं, संघटक कहलाते हैं। जैसे कि दाल को बनाने के लिए पल्सेस की जरूरत होती है, पानी की, वाटर की जरूरत होती है, नमक यानी कि सॉल्ट की जरूरत होती है, ऑयल की या घी की जरूरत होती है, और कुछ लोग दाल में मसाले भी डालते हैं विभिन्न प्रकार के, यानी कि कुछ स्पाइसेस की भी जरूरत होती है। तो ये जो अलग अलग प्रकार की सामग्रियां हैं यूज होती हैं, ये क्या हैं? ये जो अलग अलग प्रकार की सामग्रियां हैं यूज होती हैं, ये आपका क्या है? तो ये है आपका संघटक, या किसी भी खाद्य सामग्री को बनाने के लिए खाद्य पदार्थ, या जिसको हम कहेंगे किसी भी डिश या रेसिपी को बनाने के लिए जिन खाद्य सामग्रियों जिन खाद्य सामग्रियों की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाते हैं, उसके संघटक कहलाते हैं। उन्हें ही हम क्या कहते हैं, उन्हें ही हम इंग्रेडिएंट्स या संघटक कहते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स या संघटक समझने के लिए आपको देखना होगा, जैसे ये जो आपके भोज्य पदार्थ हैं ये आपको कहाँ से मिलते हैं। ये जो भोज्य पदार्थ हैं आपके, ये आपको मिलते हैं, ये जो भोज्य पदार्थ हैं बच्चों, ये आपको मिलते हैं कहाँ से? जैसे कि हमारे पास सामने जब खेत होता है तो सोर्स ऑफ फूड ग्रेन्स, जो हम अनाज खाते हैं वो हमको कहाँ से मिलता है? सबसे पहले ये जानेंगे, जो मार्केट में आपको आटा अवेलेबल है, जो आपको मार्केट में दालें अवेलेबल है, वो कहाँ से मिलती हैं आपको? वो मिलती हैं बच्चों हमको सीधा किससे? खेतों से। कहाँ से मिलती हैं? सीधा हमको खेतों से मिलती हैं। खेतों में फसल उगाई जाती है और उसी फसल से हमको अनाज मिलता है, और उसी से हमें क्या मिलता है? अनाज मिलता है। अब खेतों में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है? जैसे गेहूं,
फसलें उगाई जाती हैं और उसके बाद इस तरह से उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है और मार्केट तक पहुंचाया जाता है। प्रोसेस क्या होती है? सबसे पहले खेतों में फसल उगाई जाती है, उसके बाद उस पके हुए फसल की, जब फसल में अनाज लग जाता है, ग्रेन्स लग जाते हैं, यानी कि गेहूं की बालियां बनती हैं। गेहूं की बालियां जब पक के तैयार हो जाती हैं, गेहूं की बालियां पक कर तैयार हो जाती हैं, तब क्या होता है? तब उस फसल को काट लिया जाता है और काटने के बाद उसके लिए दो प्रकार की मशीनों का यूज किया जाता है। या तो यूज किया जाता है थ्रेशर, या यूज किया जाता है आजकल आधुनिक तकनीक में एक कंबाइन नाम की मशीन आई है। कंबाइन, तो कंबाइन नाम की मशीन जो होती है उसमें क्या होता है कि साथ साथ गेहूं को वो काटती हुई चलती है और साथ ही साथ भूसा भी बनाते हुए चलती है। तो उस मशीन का यूज करके बहुत सारे एकड़ जमीन का 1 घंटे में ही फसल की कटाई हो सकती है, ऐसा संभव है। तो इस तरह से खेतों में फसल उगाई जाती है, जिसमें गेहूं की बालियां पक करके जब तैयार हो जाती हैं तो क्या होती है? कटाई होती है। उसके बाद क्या होती है बच्चों? फसल की कटाई। फसल की कटाई होती है और फसल की कटाई के बाद क्या होता है? आपका गेहूं और भूसा अलग कर दिया जाता है। वो गेहूं मार्केट में जाता है, आपको राशन की दुकानों पे गेहूं मिलता है, और जिसके घरों में खेत है उन्होंने बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स में घरों में भी गेहूं को स्टोर करते हुए अपने पेरेंट्स को देखा होगा, अवश्य देखा होगा बहुत सारे बच्चों ने, कि गेहूं जो है कंटेनर्स में स्टोर किया जाता है। क्विंटल ही क्विंटल गेहूं, यानी किसी के घर में, जिसके घर में 5 क्विंटल साल का खर्चा है उसके घर में 5 क्विंटल गेहूं स्टोर कर दिया गया। जिसके घर में 10 क्विंटल गेहूं का खर्चा है उसके घर में 10 क्विंटल गेहूं भी स्टोर किया जा सकता है। तो स्टोर करने के बाद जो गेहूं बचता है वो किसान क्या करते हैं? बाजार में, जिसको हम कहते हैं मंडी, अनाज की मंडी में उस अनाज को बेच दिया जाता है क्विंटल के भाव में, यानी कि 1500 या 2000 रुपीज पर क्विंटल, यानी 100 किलो गेहूं 2000 या 1500 रुपए में बेच दिया जाता है, जो भी उस समय का रेट होता है। अब वो गेहूं जब मंडी में पहुंच गया, उसके बाद उस गेहूं की खरीदी करते हैं व्यापारी, और कुछ लोग डायरेक्ट गेहूं को धुल करके उसको चक्की में पिसवा करके उसके आटे से रोटी बना के खाते हैं, और कुछ लोग बना बनाया आटा मार्केट से खरीद के लाते हैं और उससे वो अपनी रोटी बनाते और खाते हैं। ज्यादातर जो आपके बड़े शहर जिनको हम कहते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो हैं, जहाँ पे इस तरीके से सुविधाएं नहीं हैं, लोग बहुत छोटे छोटे घरों में फ्लैट्स में रहते हैं, उनके पास इतनी जगह ही नहीं कि वो गेहूं को धुल करके सुखा करके और पिसवा करके खा सकें, या ये कह सकते हैं कि इतना टाइम नहीं किसी के पास कि वो ये काम कर सकें। तो ऐसी परिस्थिति में वो क्या करते हैं? इजी वे अपनाते हैं, आसान तरीका अपनाते हैं और आटा ही मार्केट से डायरेक्ट खरीद लेते हैं। लेकिन खेत से और दुकान तक आटे को पहुंचने का जो सफर है वो तय करते करते क्या हो जाता है? उसका बच्चों रेट बढ़ने लगता है, यानी कि लागत उसकी बढ़ जाती है, और इसलिए आपको मार्केट में वही आटा 35 रुपीज पर केजी मिलता है, जो गेहूं आपका 15 रुपए किलो के हिसाब से बिका था। यानी 20 रुपए उसकी तैयारी में लग जाता है स्टेप बाय स्टेप, और उसके बाद फिर आपको आटा खाने को मिलता है। आटे से आप विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाते हैं और खा सकते हैं। तो इस तरह से ये तो हो गई अनाज का सफर। अनाज का सफर, अगर कोई पूछे कि गेहूं कहाँ से आता है, आटा कहाँ से आता है, दालें कहाँ से आती हैं, या कोई ये पूछे कि ओरिजिनल फॉर्म में ये किस तरीके की होती है, तो ये आपको जानना चाहिए। हम जो कुछ भी खाते हैं वो कहीं न कहीं प्लांट सोर्सेस के रूप में यदि है तो वो उगाया जाता है, खेतों में उस पर मेहनत करनी पड़ती है। तो वो खेती कौन करता है? उनको हम लोग कहते हैं किसान या फार्मर्स। क्या कहते हैं?
किसान या इन्हीं को हम फार्मर्स कहते हैं। और ये क्या करते हैं, ये फसल उगाते हैं, फसलों की बुवाई करते हैं, फसल की बुआई करते हैं, या कह सकते हैं कि पूरी खेती करने का काम किसान क्या करता है, किसान खेती करने का काम करता है। और खेती करने के बाद हमारे लिए गेहूं और विभिन्न प्रकार के अनाज उगा दिए जाते हैं, और ये अनाज जो है वो हमारी किचन तक पहुंचता है, जो हम खाते हैं भोजन के रूप में। तो वो क्या है, वो एक प्रकार का बच्चों प्लांट प्रोडक्ट है। क्या है वो, एक प्रकार का प्लांट प्रोडक्ट है। जैसे हम बात करें इडली की, इडली किस किस चीज से बनती है, इडली बनती है राइस से, उड़द दाल से, नमक उसमें इस्तेमाल होता है और पानी इस्तेमाल होता है। तो इसका सोर्सेज क्या है, इसके सोर्सेज हैं बच्चों प्लांट, यानी कि ये कैसा है, ये आपका पादप उत्पाद है। इडली की यदि बात करें तो इडली जो है वो पादप उत्पाद है, यानी कि प्लांट प्रोडक्ट है। तो कुछ फूड आइटम्स के बारे में आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है, जिनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री की जरूरत होती है और वो कहाँ से आपको मिल रहा है, यानी कि उस सामग्री को पाने के लिए जो सोर्स है वो कौन सा है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जैसे एनिमल्स से मिलने वाले जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो क्या हैं, एनिमल्स से हमें मिल्क मिलता है, हमें दूध मिलता है एनिमल्स से, हमें मीट प्रोडक्ट्स मिलते हैं एनिमल्स से, हमें अंडे मिलते हैं एनिमल्स से, काउज, गोट, बफेलोज, इनसे सबसे हमें मिल्क मिलता है। ठीक है, इसी तरह से प्लांट्स से हमें क्या मिलते हैं, विभिन्न प्रकार के ग्रेन्स, यानी कि अनाज मिलते हैं विभिन्न प्रकार के, हमें विभिन्न प्रकार की दालें मिलती हैं, और हमें विभिन्न प्रकार की सब्जियां और फल भी किससे मिलते हैं, पौधों से मिलते हैं। सब्जियां और फल ये हमें पौधों से मिलते हैं। ठीक, तो ये बात हो गई बच्चों कि किस तरह से जो फूड आइटम्स होते हैं वो अलग अलग संघटकों से बनते हैं, और उनको प्राप्त करने के लिए हमारे पास अलग अलग स्रोत होते हैं, और उन स्रोत के आधार पे जो आपका भोज्य पदार्थ है वो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है कि वो प्लांट प्रोडक्ट है या वो एनिमल प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये समझा कि प्लांट प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। प्लांट प्रोडक्ट हैं बच्चों आपके लिए, जैसे अगर हम बात करें पहचानने की बात करें तो जैसे आपके लिए विभिन्न प्रकार के अनाज, ग्रेन्स। अब अनाज में क्या क्या हो सकता है, जैसे आपका आ सकता है गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, ये सब क्या हैं, ये सब अनाज है। इसी तरह से अगर हम बात करें पल्सेस की, हम बात करें दालों की, विभिन्न प्रकार की दालें हैं, और ये क्या हैं, ये पादप उत्पाद हैं, यानी कि ये हमको पौधों से मिलती हैं। जैसे हम बात करें छोला चना, राजमा, हम बात करें अरहर की दाल की, या जिसे हम तुअर की दाल बोलते हैं, हम बात करें मसूर के दाल की जो लाल रंग की होती है, हम बात करें मूंग की दाल की जो दिखने में हरे रंग की दिखाई पड़ती है, हम बात करें उड़द की दाल की जो दिखने में वाइट कलर की दालें होती हैं, यदि हम बात करें चने की दाल की, चने की दाल जो पीले रंग की दिखाई पड़ती है, और बहुत वैरायटी की दालें हैं, जैसे लोबिया भी दालों की कैटेगरी में आता है, आपका राजमा भी कई प्रकार का होता है, छोला चना छोटा बड़ा होता है, आपका काला चना भी होता है। तो ये सारे के सारे कैसे हैं, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो दालों की कैटेगरी में आते हैं। तो दालों की कैटेगरी में आने वाले प्रोडक्ट, इनसे आपको मिलता क्या है, बेसिकली ये प्रोटीन के स्रोत होते हैं।
हमारे भोजन में आप सबको पता है कि संतुलित आहार की जरूरत होती है। तो संतुलित आहार में आपको क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं? संतुलित आहार में आपको चाहिए होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, सब कुछ चाहिए होता है ना। तो वो सारी चीजें मिल जाएं तो हमारा भोजन जो है वो संतुलित हो जाता है। अब देखेंगे कि जो एक पौधा होता है, डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में जानेंगे। जैसे कि ये एक पौधा है आपके सामने, इस पौधे में आप देख रहे हैं कि जमीन, ये है जमीन, जमीन के नीचे का भाग जो है वो क्या कहलाता है? रूट सिस्टम या जड़ तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? रूट सिस्टम या जड़ तंत्र कहलाता है। अब ये जो पार्ट है, कुछ पौधों का ये जो जड़ तंत्र वाला पार्ट है यही खाने योग्य भाग होता है, और कुछ पौधों का वो भाग जो जमीन से ऊपर होता है, जमीन से ऊपर यानी कि हवा में उगता है, वो आपका शूट सिस्टम कहलाता है, या इसे हम प्ररोह तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? प्ररोह तंत्र कहते हैं। अब इस प्ररोह तंत्र में क्या क्या चीजें हैं? जड़ तंत्र में आपका आता है जड़, जिसमें एक मुख्य जड़ होती है, प्राइमरी रूट होती है, प्राथमिक जड़, और दूसरी द्वितीयक जड़ें उससे इधर उधर सहायक जड़ों के रूप में ये ऐसे निकली रहती। ऊपर जब हम जाएंगे तो एक पौधे का पूरा संरचना आपके सामने, एक सरसों के फूल का पौधा दिखाई पड़ रहा है। इसमें आप अलग अलग पार्ट्स को देख पा रहे हैं, जैसे कि जमीन के ऊपर आपको क्या क्या चीजें दिखाई पड़ रही हैं? जमीन के ऊपर आपको दिखाई पड़ रही हैं पत्तियां, और आपको क्या दिखाई पड़ रहे हैं? फूल दिखाई पड़ रहे हैं। आपको यहाँ पे ये फली के जैसा फल भी दिखाई पड़ रहा है, और इस फल को यदि पीट के अलग कर दिया जाए छिलके को, तो फल के अंदर क्या मिलेगा आपको? सरसों के दाने मिलेंगे। किसके रूप में? आप सभी को पता है कि दो वैरायटी के सरसों के दाने ज्यादातर आपको देखने को मिलते हैं। पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, लेकिन कभी भी छौंक लगाने के लिए राई का इस्तेमाल किया जाता है, और सरसों पीले कलर की भी होती है और सरसों काले रंग की। बहुत छोटे छोटे बारीक दाने होते हैं, और उनको जब ग्राइंड किया जाता है तब उससे ऑयल निकलता है, यानी कि तेल। और जो सरसों का तेल या कच्ची घानी का तेल, या आजकल क्या होता है कि हम लोगों को ज्यादातर चीजें ब्रांडेड पैकेट में मिलती हैं, तो बच्चे ये जान ही नहीं पाते हैं कि आखिर इसका स्रोत क्या है, वो चीजें आपको कहाँ से मिल रही हैं, उसकी खेती कैसे होती है, और वो दाने कैसे दिखते होंगे। सभी बच्चों ने, जितने भी बच्चे हैं, आई थिंक कि इसमें से कुछ बच्चे ऐसे जरूर होंगे जिन्होंने सरसों के दाने कभी देखे ही नहीं होंगे। काले काले रंग के बहुत छोटे छोटे सरसों के दाने होते हैं, बहुत छोटे छोटे, बिल्कुल ऐसे काले रंग के। कभी देखो 3-4 प्रकार की सरसों, एक तो आपकी काली सरसों है ना, आपकी पीली सरसों भी होती है। तो अलग अलग प्रकार की, जैसे फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे सरसों भी अलग अलग प्रकार की होती, काली सरसों, पीली सरसों होती है, या राई भी होती है जिसका छौंका लगाते हैं, तड़के में इस्तेमाल की जाती है। तो ये सारी अलग अलग वैरायटी हो गई। क्या हो गई? ये अलग अलग विभिन्न प्रकार हो गए। और इन सब से हमें क्या मिलता है? इन सब से हमें मिलता है सरसों का तेल। इसी तरह से तेलों की यदि हम बात कर रहे हैं तो आपके पास बहुत सारे वैरायटी के ऑयल्स भी अवेलेबल हैं जो आपके किचन में इस्तेमाल होता है। हमने पिछले सेशन में जब बात करी थी तो ये पता चला था कि साउथ इंडिया में नारियल का तेल ही इस्तेमाल क्यों होता है, क्योंकि वहां पे उसकी उपलब्धता बहुत ज्यादा होती है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो स्क्रीन में आपको पौधा दिखाई पड़ रहा है, इस पौधे में अलग अलग भाग हैं। पौधे का फल है, पौधे का फूल है, पौधे की पत्तियां हैं, पौधे का जड़ है। तो अगर हम बात करें एडिबल पार्ट्स की, तो क्या देख रहे हैं हम कि आपका जो सरसों का पौधा है, सरसों के पौधे में हर पार्ट को हम खा नहीं सकते। सरसों का पौधा जो होता है उसमें हम हर पार्ट को नहीं खा सकते हैं, यानी कि सरसों के पौधे का जो जड़ है वो खाने योग्य नहीं होता, उसको खाने में इस्तेमाल नहीं किया जाता है।
तो सरसों के पौधे का कौन कौन सा भाग खाने योग्य होता है? सरसों के पौधे में सभी बच्चों ने सुना होगा कि पंजाब में मशहूर है सरसों का साग और मक्के की रोटी। तो यानी कि एक चीज क्लियर कि सरसों के पेड़ में सरसों का साग यानी कि सरसों की पत्तियां जो हैं ये साग के रूप में प्रयुक्त होती हैं, आपके भोजन का भाग बनती है। सरसों का साग यानी कि जब पौधा थोड़ा छोटा होता है तो इसकी पत्तियों को तोड़ तोड़ करके साग के रूप में यूज किया जाता रहता है। उसके बाद जब पौधा थोड़ा बड़ा होने लगता है, बड़ा होते होते उसमें फ्लावर्स आते हैं यानी कि उसमें फूल आते हैं। फूल भी खाने योग्य नहीं होता, यानी कि फूल को भी खाया नहीं जाता है सामान्य तौर पर। अब जब बड़ा हो जाता है पौधा तब वेट किया जाता है, इंतजार किया जाता है कि इस पेड़ में फल लगेंगे। तब जब इस पेड़ में फल लगते हैं तो ये जो फलियां हैं, ये फलियां हैं, इन फलियों के अंदर गोल 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 दाने के रूप में सरसों रहती है। तब जब ये पौधा बड़ा हो जाता है, इसमें फल आ जाता है, फल की फलियां जो होती हैं वो मैच्योर हो जाती हैं और उसके अंदर सरसों के दाने जब तैयार हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर इस पौधे को निकाल करके और उसकी फलियों की पिटाई की जाती है। तो पिटाई करने के बाद क्या होता है, वो जो दाने हैं सरसों के कर लिए जाते हैं, फलियों को अलग कर दिया जाता है यानी कि छिलका अलग हो जाता है और सरसों के दाने निकाले जाते हैं। और फिर ये सरसों के दाने, ये आपको खेत से सरसों के दाने मिलते हैं। अब उन सरसों के दानों को तेल की चक्की होती है या बहुत बड़ी बड़ी ग्राइंडिंग की फैक्ट्रीज होती हैं। सरसों के दाने यानी कि सरसों भी किसके क्विंटल के भाव बिकती है मंडी में। कहाँ पे जाते हैं, हर प्रकार के अनाज को कहाँ बेचा जाता है बच्चों? अनाज की मंडी होती है, अनाज की मंडी। इसमें भी सरसों को भी क्विंटल के भाव किसान क्या कर देता है, बेच देता है। अब जब किसान बेच देता है तो क्या होता है, फिर उसके बाद व्यापारी वहां से खरीद करके उसका तेल बना करके उसको पैक करके या तो खुला तेल या ब्रांडेड तेल के रूप में मार्केट में बेचा जाता है। और मार्केट में वो आपको 250 रुपए पर केजी के हिसाब से, यानी 1 लीटर तेल या 1 किलो तेल आपका 250-250 के रेट में मिलता है। तो मतलब जो ये इतना महंगा क्यों होता है, इसका भी ये भी सोचने की बात है। देखो, किसान इसकी खेती ही कम करता है, तो जिस चीज की जितनी ज्यादा उपलब्धता होती है उतना ही उसका रेट कम होता है। अब कोई चीज बहुत कम है अवेलेबल तो उसका रेट बहुत ज्यादा होता है। ये बहुत वाइस वर्सा चलती है ये चीज। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा आ गई मार्केट में, जैसे आम के मौसम में आम सस्ता मिलेगा और जब मौसम नहीं होगा तो आम महंगा मिलेगा। बहुत सिंपल सा ये इसके लिए बहुत साधारण सा नियम लगता है कि जब जिस चीज की उपलब्धता ज्यादा होती है तब उस चीज का यूज भी ज्यादा होता है और उपलब्धता कम हो जाती है तो मार्केट में रेट भी उसका बढ़ जाता है और आपको वो चीज मिलती भी कम है। तो बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने देखा कि जो भोजन है आपका वो 2 तरीके के प्रोडक्ट्स जो हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं और प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं, जो आपको अलग अलग स्रोतों से मिलते हैं और कैसे आपके घरों में किचन तक पहुंच जाते हैं उसके बारे में मैंने आज आपको बताया। आज की क्लास में इतना ही। कल के सेशन में हम और कुछ करेंगे, कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग। आप सभी मन लगा के पढ़ते रहें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।